नमस्कार साथियों, प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 9 करते हैं और आज के सेट भी उतना ही बेहतरीन होगा जितना बाकी सारे सेट हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं क्योंकि क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चल रहा है, तो आप लोग भी थोड़ा सा जो है मेंटेन कीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि क्लास जो है दोनों मोड में चलना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का हम लोग जो है आज लेवल देखते हैं और उसका डिस्कशन, एक बेहतरीन डिस्कशन हम लोग करते हैं और अपने नॉलेज को थोड़ा सा और इंक्रीज, अपने नॉलेज को क्या करते हैं, थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं। क्या क्या ना, अच्छा चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, खाद्य पदार्थों के डीमो पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है। ध्यान से सुनिएगा, इस सवाल को समझिएगा, इसमें बहुत गहराई है और बिहार पुलिस का फेवरेट है, हर बार मुंह उठा के पूछ देता है। और जिस जिस क्वेश्चन के बारे में मैंने कहा है कि ये सब क्वेश्चन बार बार मुंह उठा के पूछा जाता है, वो सब पूछा गया है। अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं, मैंने जिस क्वेश्चन पे गेस किया है कि ये क्वेश्चन आना तय है, आया है। बात समझ में आया? चलिए, पहला सवाल है कि खाद्य पदार्थों के डीमो पर जिंक की बजाय यानी कि Zn, ओ हो जाइएगा, रुक जाइएगा, बहुत झोल है। Zn यानी जिंक के बजाय जो है हम लोग टीन यानी कि एसएन का लेप चढ़ा देते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे का वजह हम बताते हैं। क्या महंगाई के कारण? नहीं। अगर बात महंगाई का होता तो ज्यादा मायने नहीं रखता, ज्यादा मायने नहीं रखता। टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। गलनांक का मीटर तो यहाँ आएगा ही नहीं, क्योंकि जिंक गलता ही नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ऑप्शन तो बिल्कुल नेगलेक्ट कीजिए इसको। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। हाँ, अब मामला पकड़ा सकता है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है क्या? अब हमको करना क्या होगा, क्रियाशीलता श्रेणी याद करना पड़ेगा। मैंने इससे पहले भी बहुत बार पढ़ाया है, ऑनलाइन आप लोग जाकर वीडियो देखिएगा, तो मैंने सारा चीज को पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आपको क्रियाशीलता श्रेणी लिखा देते हैं, आप लोग लिखिएगा, नोट कीजिएगा साथ साथ। और नहीं तो वीडियो जब अपलोड हो जाएगा तो वीडियो पॉज करके लिखिएगा। कि आप ऑफलाइन में हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। को ना का मग और जन फे पीबी फे पीबी, उसके बाद आपको इतना ही में निकल जाएगा, लेकिन हम आपको टोटली लिखा देते हैं। क्या लिखा देते हैं? टोटली। एच हाइड्रोजन, CU, HG, AG, AU। ये आपका क्रियाशीलता श्रेणी है, मतलब सबसे ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम है। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? पोटेशियम है। सबसे ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरम, पीबी यानी कि आपको सीसा हो गया, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg मतलब पारा, Ag मतलब चांदी और Au मतलब सोना। ध्यान से सुनिए, आप लोग नोट करते चलिएगा साथ ही साथ, क्योंकि रुका नहीं जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग साथ ही साथ, रुका नहीं जाएगा। सबसे अधिक पोटेशियम अभिक्रियाशील है, मतलब एक गांव देहात में कथा नहीं है, कहानी है कि जो ज्यादा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, जानते हैं ना। इसका यह मतलब है कि लाठी इसके पास है, मतलब भैंसिया इसके पास होगी, मतलब अधिक ताकतवर है ही। मतलब सोडियम के साथ में कोई रिएक्शन करने आएगा तो सोडियम को बैठा के रिएक्शन कर जाएगा अगर चाहेगा तो। यदि कैल्शियम के साथ कोई बैठल होगा तो जैसे ही सोडियम आएगा, कैल्शियम के साथ जो भी बैठल होगा ओकरा साथ लेके चला जाएगा। जैसे अभी फिलहाल हो रहा है मार्केट में, एक लड़का है एक लड़की से प्यार करती है, जैसे उस लड़की को एक और अच्छा लड़का मिला, तुरंत क्या करेगा, उसके साथ चला जाएगा। वो लड़का क्या करेगा, बिना मेहनत किए उस लड़की को लेके चला जाएगा। और एक काम सबसे अधिक सरकारी नौकरी वाला लड़का कर रहा है, गांव देहात में या शहर में कहीं भी।
एक लड़की कुवार में जरूर है कि किसी न किसी से मोहब्बत करती है, प्यार करती है। जैसे ही कोई लड़का का मतलब जो है जॉब होता है, सरकारी नौकरी लगता है, उसके पिताजी पहले उस लड़के के लिए उस लड़की को ठीक कर देता है। लड़के कहीं और प्रेम करती है, लड़का उस लड़की को जानता तक भी नहीं है, लेकिन क्योंकि अब नौकरी हो गया है, तनख्वाह आने लगा तगड़ा, अब वो लड़की जिसको दिल दे बैठी है, जिसको पूरी जान समझ बैठी है, अब क्या करेगा, वहां से उसको उसके साथ जाना पड़ेगा, सरकारी नौकरी वाला के साथ। नहीं, इसलिए लड़के लोगों को ज्यादा टेंशन नहीं रहता है कि अगर अपना नहीं हुआ तो किसी और जिसके पास हुआ होगा उसके साथ चले जाएंगे। ये उसका एक प्लस पॉइंट बन जाता है। तो लड़कों को भी ये बातें समझनी चाहिए कि हमको जॉब करना पड़ेगा ताकि हम किसी दूसरे के गर्लफ्रेंड को उठा के लाए। चलिए खैर, सोडियम जो है, सोडियम ये पोटेशियम से कब अभिक्रियाशील है, इसी प्रकार से हम आपको बता दें, एल्युमिनियम के बीच में अभिक्रियाशीलता श्रेणी में आता है एसएन। एसएन मतलब होता है एसएन मतलब होता है टीन। क्या होता है? टीन। ठीक है, मतलब जिंक से अधिक क्रियाशील कौन है? टीन। आप देख सकते हो यहाँ अगर जिंक से पहले है तो जिंक से अधिक क्रियाशील है, मतलब जिंक को हटाएगा और अपने क्या करेगा, जाके बैठ जाएगा, नहीं करेगा, जिंक को हटाएगा और अपने जाके क्या करेगा, बैठ जाएगा। मतलब टीन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है, ये बात गलत है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, ये सही है। रुक जाइएगा रुक जाइएगा रुक जाइएगा, झोल हो गया झोल हो गया। नहीं 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 नहीं, टीन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है, नहीं, टीन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है, ये तो बिल्कुल गलत है। इसका ये मतलब है कि एसएन पीबी, यहाँ लिखे थे ना पीबी, इसी के बगल में एसएन, पहले आता है एसएन क्रियाशीलता श्रेणी में एसएन और तब आता है पीबी। अब इसको उतारिए, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फ्रेश बना लीजिए, ठीक है। चलिए अब जो है आप देखिएगा गौर से, जिंक का अभिक्रियाशीलता श्रेणी एसएन से अधिक है, इसका यह मतलब है कि टीन की अपेक्षा जिंक का अधिक अभिक्रियाशील है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ के डब्बे पर जिंक की बजाय टीन की परत चढ़ा देते हैं। याद रहेगा आप लोगों को, ये सवाल जो है ना स्टेट लेवल के एग्जाम में घूर घूर के पूछता है, और इससे संबंधित फैक्ट्स, इससे संबंधित जो फैक्ट्स हम आपको बताएंगे वो तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी नोट कीजिएगा, साथ साथ कलम कॉपी लेकर बैठिएगा, केवल वीडियो देखने से नहीं होने वाला है, ठीक है ना। चलिए हम आपको बता दें कि एक कढ़ाई है जिसमें खाना बनता है, ये जो कढ़ाई का ऊपर वाला हिस्सा है ये टेफलॉन का बना होता है। किसका? टेफलॉन का। ये टेफलॉन जो होता है ये नॉन स्टिक होता है, नॉन स्टिक, नॉन स्टिक मतलब न चिपकने वाला। लाइन कट गया, लाइट ऑफ कर दो। न चिपकने वाला, न पकने वाला, न चिपकने वाला, मतलब कि इसमें क्या करते हैं, कब्जो जो चिपकता नहीं है साफ हो जाता है। तब ना हम लोग क्या करते हैं, तुरंत मतलब एक छोटा सा कुछ लेते हैं और ऐसे ऐसे धो देते हैं, हाथों से भी साफ कर देते हैं तो साफ हो जाता है, यानी कि टेफलॉन चढ़ा हुआ रहता है। ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये लोहा का बना होता है, लोहा यानी कि Fe। और नहीं तो कोई कोई कढ़ाई एल्युमिनियम का भी होता है, एल्युमिनियम का भी, कोई कोई कढ़ाई पित्तल का भी होता है, यानी कि पित्तल। आप जानते हैं कि पित्तल एक मिश्र धातु है, तो ये तो ऐसे ऑटोमेटिक जंग नहीं लगेगा। नहीं, लोहा में जंग से बचाने के लिए, लोहा को जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जस्ता का परत चढ़ाते हैं, जस्ता यानी कि जिंक Zn का परत चढ़ाते हैं, परत चढ़ाते हैं, और चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन, या हिंदी में आपको जो है इसी को जस्तीकरण दे देगा, जस्तीकरण, जस्तीकरण। तो लोहा पर जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है और उस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण कहते हैं, इससे जंग नहीं लगता। ठीक है, जंग लगने के पीछे का शर्त क्या है हम आपको बता देते हैं। जंग लगने के पीछे का शर्त क्या है तो लिख लीजिएगा, जंग क्या होता है। जंग जो होता है Fe2O3, इसका फॉर्मूला होता है जंग का, जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3। जंग लगने का शर्त क्या है कि जंग तभी लगेगा जब इसमें ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन यानी कि O2 हो और नमी हो,
और क्या हो, नमी हो। अगर खाली ऑक्सीजन होगा तो भी जंग नहीं लगेगा, और केवल नमी होगा तो भी जंग नहीं लगेगा। ध्यान से सुनिएगा, केवल ऑक्सीजन होगा तो भी जंग नहीं लगेगा, और केवल नमी होगा तो भी जंग नहीं लगेगा। मतलब जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी दोनों की आवश्यकता है। ठीक है, याद रहेगा आप लोग। चलिए अब एक बात बताते हैं, लोहा जो है, लोहा लोहा अगर इसमें जंग लग जाएगा तो दो बातें होगी। पहला बात क्या होगी, अगर लोहा में जंग लग जाता है तो भार बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, भार बढ़ जाएगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि इसकी क्षमता या आयु, आयु क्या करेगा, घट जाएगा। क्या करेगा, घट जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और बात बताते हैं, नोट करके लिख लीजिएगा इस चीज को, क्योंकि कहीं बहुत कम जगह पे मिलेगा। आप लोग पेड़ पौधा देखे, पेड़ पौधा, ये इमेज नहीं लगाए हो पेड़ वाला, चलो। पेड़ जो होता है पेड़, तो पेड़ को नीचे से पेंट किए हुए देखे है हिस्सा, नहीं देखे है, चुन्ना से पेंट कर लाता है। हम लोग लड़का थे ना, बच्चा थे, तो हम लोग सोचते थे कि ऐसी पेंट उंट कैले है, चिन्हा पर्ची करे के चलते कि आम के पेड़ है, बबूल के पेड़ है, फलानमा के पेड़ है, चिलनमा के पेड़ है, अलाउद्दीन के खिलाजुद्दीन के पेड़ है। हमको ऐसा लगता था। कभी कोई चुन्ना से पेंट कर देता था, कोई नील से पेंट कर देता था, ब्लू ब्लू। लेकिन बाद में पता चला कि वो जो है कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए पेड़ में ZnFl2, ZnFl2 यानी जिंक फ्लोराइड, जिंक फ्लोराइड, जिंक फ्लोराइड का लेप चढ़ा देते हैं ताकि कीड़ा मकोड़ा उसको खा न सके। पेड़ पर ZnFla2 जिंक फ्लोराइड का लेप चढ़ाते हैं, का लेप चढ़ाया जाता है। और क्यों चढ़ाया जाता है, ताकि कीड़ा मकोड़ा से बचा जा सके। क्लियर, एक एक स्टेप क्लियर, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर दूसरा लेके चलते हैं। दूसरा है नाभिकीय ऊर्जा गृहों में, नाभिकीय ऊर्जा गृह। ध्यान से सुनिए सवाल, सवाल में ध्यान से सुनिएगा। वीडियो फिर जाएगा ना, लिख लीजिएगा, बस कल अपलोड हो जाएगा, कोई एडिट नहीं होगा, कुछ नहीं। मेरा क्लास आज तक एडिट नहीं हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए। नाभिकीय ऊर्जा गृहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है, नाभिकीय ऊर्जा गृहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है, तो हम आपको बता देते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा गृह में जो होता है ईंधन के रूप में हम लोग यूज करते हैं, तो ईंधन के रूप में 3-4 चीज यूज करते हैं। लेकिन 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 ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत झोल है मेरे भाई, बहुत झोल है इसको, बहुत लोग गलती कर देंगे और हम गलती करवा लेंगे आपसे। जब टेस्ट होगा, संडे को संडे टेस्ट होता है यहाँ, तो जब टेस्ट होगा तो आपको देखिएगा सवाल यहाँ से बनेगा और बहुत सारे गलती करेंगे आप लोग, क्योंकि मेरे क्वेश्चन का सेटिंग का जो लेवल होता है हमेशा अप होता है। ये तो बिहार पुलिस उत्पाद विभाग का ओरिजिनल क्वेश्चन है 2012 का, तो हम करा दे रहे हैं, लेकिन टेस्ट का लेवल ये नहीं होता है। और वास्तविक में अगर क्वेश्चन हमको सेट करने के लिए कहा जाए तो लेवल उसका हमेशा हाई होगा। अच्छा चलिए ठीक, समय ज़्यादा लग जाएगा ऑनलाइन में, चूंकि 55 मिनट का है वीडियो, 1 घंटा तक की वीडियो बनाना है। बिल्कुल, आप बैठे क्यों है, डाउट है पूछने के लिए ना, पूछिए ना डाउट, बिल्कुल पूछिएगा। हाँ हाँ बताएंगे, वो एडिट हो जाएगा। ऐसे मेरा क्लास एडिट बहुत नहीं होता है, 9 के बराबर एडिट होता है, जैसो का तैसो जाता है। चलिए देखते हैं आपको यूरेनियम, यूरेनियम 235, यह है यूरेनियम 238, यह प्लूटोनियम, प्लूटोनियम, या थोरियम, ये क्या है, थोरियम। ध्यान से सुनिएगा, यूरेनियम 235 जो है ये सबसे अधिक नाभिकीय ऊर्जा गृहों में यूज होता है, इसलिए इसे संवर्धित, संवर्धित यूरेनियम 235 कहा जाता है। और ये हिस्सा जो होता है तकरीबन 80% जो है ये यूज होता है नाभिकीय ऊर्जा गृहों में,
और इसके पीछे का वजह है कि नाभिकीय संलयन जो होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसके लिए तापमान अधिक चाहिए, तापमान अधिक चाहिए, ये आसानी से कर पाता है। ये बहुत धीमा कार्य करता है, इसलिए इसका यूज कम करते हैं। प्लूटोनियम भी धीमा वर्क करता है, इसलिए इसका यूज कम करते हैं। 80% ए करते हैं तो समझ लीजिए कि 5% ए करेंगे, 5% ए करेंगे, और थोरियम का यूज इसमें जो है इसके सहायक में होता है, मतलब समझ लीजिए कि इसमें भी 3% का यूज करेंगे। अब इसमें हाइड्रोजन भी होता है, हीलियम भी होता है, तो ये सब यूज होता है, लेकिन 80% यूरेनियम 235 करेंगे। ये नाभिकीय ऊर्जा गृह का मेन ईंधन है, ठीक ना। तो सवाल पूछ ले था ये, बहुत अच्छा सवाल है, आप आंसर ले लीजिएगा। संवर्धित यूरेनियम 235। बाकी चीज के बारे में हम आपको बता दीजिए। थोरियम का जो है अयस्क का नाम है, इसका अयस्क एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, आप पूछता है मोनोजाइट। थोरियम का अयस्क मोनोजाइट है, ठीक है। अब आपको बता यूरेनियम का पिंच ब्लेड, यूरेनियम का क्या है पिंच ब्लेड, लिख लीजिएगा यहाँ। यूरेनियम, यूरेनियम का क्या है पिंच ब्लेड, पिंच ब्लेड। चलिए अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको हम बता दें जो बहुत जरूरी है। ये आपको हो गया यूरेनियम, 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 यूरेनियम ऊर्जा गृह, ऊर्जा गृह। इसमें 2 प्रकार की घटना घटती है। एक तो आपको बता दे, इसमें मंदक के रूप में, मंदक के रूप में इसमें हम लोग ग्रेफाइट, ग्रेफाइट प्लस भारी जल का प्रयोग करते हैं, भारी जल, जिसका सूत्र होता है D2। ध्यान से सुनिएगा। और स्नेहक के रूप में, मतलब फिसलन के लिए, फिसलन के लिए, फिसलन के लिए ग्रेफाइट का यूज करते हैं, ठीक है। अब इधर आइए, इसमें एक नियंत्रक छड़ होता है, नियंत्रक छड़, और इस नियंत्रक छड़ के रूप में हम लोग कैडमियम या बोरॉन का यूज करते हैं। किसका करते हैं कैडमियम या बोरॉन, इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो मंदक चाहे शीतलक आपसे पूछे तो ग्रेफाइट प्लस भारी जल का यूज करते हैं, स्नेहक रूप में ग्रेफाइट का यूज करते हैं, और नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरॉन का यूज। बोला बहुत झोल था मेरे भाई, मेरे साथी। पढ़ाई एक तपस्या है, हर रोज एक नई समस्या है, हर रोज एक नई समस्या है, और हम उस समस्या को हर दिन क्या करते हैं फेस करते हैं, तब ना जाके मजबूत हुए हैं जी हम लोग। हर रोज एक नई समस्या है और उसको हम लोग क्या करते हैं फेस करते हैं। रोज एक नई समस्या, रोज एक नया गम, रोज एक नई समस्या, रोज एक नया गम है, रोज एक नई समस्या है, रोज एक नया गम है। पता नहीं कब ये ऐलान होगा कि हम हैं। रोज एक नई समस्या, रोज एक नया गम, पता नहीं कब ये ऐलान होगा कि जीत गए हम। आपका तो एसएससी निकला हुआ है ना, टाइपिंग बचा हुआ है, एकदम गर्दा उड़ा दिए मेरे भाई। हाँ हाँ काहे नहीं, 1 घंटा सुबह में 1 घंटा शाम में कर लीजिए टाइपिंग, दिन में पढ़िए बैठ के, लाइब्रेरी चल जाते हैं, बहुत अच्छा जगह पकड़े हुए आप। चलिए ठीक, एकदम पूरा फोकस कीजिए टाइपिंग पे। किसे ना मांगा होगा, किसे लेता ही है, हमारा से ज्यादा कौन एसएससी दिया होगा, 17 के एसएससी दे दिए। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, बातें करेंगे ना तो नहीं हो पाएगा 55 मिनट में। आप लोग खामोशी से चुप्पे चाप देखते रहिए, हम आपको पढ़ाते हैं और इसका एंजॉय कीजिए, और आपका नॉलेज में हम हमेशा जो है डिक्रीज कर देंगे। कल से एसएससी के क्वेश्चन भी जो है
2-4 फिट करेंगे। हमने भी चाहत था कि एसएससी के लड़का को हम पढ़ाए, अब आ गए फिर भी मजा आएगा। और सब लोग डेली आइएगा, अच्छा लगता है। अकेले पहले पढ़ाते थे, कैमरा से केवल रूबरू होते थे, कैमरा में कोई बोलने वाला है नहीं, अरे चोटमल सा है तो खाली देखता है हमको। अरे चलो ठीक है। Cr3+SO4 का यौगिक क्या है? यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक नए गुण वाला जो तत्व बनाते हैं उसे यौगिक कहते हैं। ध्यान से सुनो, दो या दो से अधिक मिलकर दो तत्व एक निश्चित अनुपात में एक नए तत्व का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं? यौगिक कहते हैं। तत्व का नहीं, यौगिक का निर्माण करते हैं। दो तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। देखो, दो या दो से अधिक तत्व जब मिलकर एक निश्चित अनुपात में मिलकर, मतलब मिलेगा भी तो एक निश्चित अनुपात होगा, ठीक ना? मिलकर क्या करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। और यौगिक का सूत्र होता है, यौगिक का क्या होता है? सूत्र होता है। इसका ना एक्सप्लेनेशन हम एक और आगे क्वेश्चन है उसमें बहुत अच्छा से कर रहे हैं, शांत रहिए अभी। तो देखिए Cr3+SO4, तो आप ढूंढिए Cr3, इसमें तो Cr है तो ये टेंशन नहीं बनेगा जी, ये भी नहीं बनेगा। अब इसमें Cr2 है और हमको Cr3 चाहिए, तो Cr3 यहाँ है, लेकिन अब Cr3 तक नहीं मार दीजिएगा, आंसर नहीं है, क्योंकि SO2 यानी कि दो को इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ले रहा है, दे रहा है। क्या कर रहा है? ले रहा है, सॉरी ये दे रहा है, और ये क्या कर रहा है? ले रहा है, नहीं कर रहा है। देने वाला क्या होता है? देने वाला धनात्मक होता है और लेने वाला कर्जदार होता है। तो ये दे रहा है, 3 को इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? दे रहा है, और 2 को इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ले रहा है, क्योंकि माइनस लागल है। और लेने वाला कौन होता है? कर्जदार होता है, और देने वाला कौन होता है? धनवान होता है। तो ये तो दे ना रहा है 3+, इसका ये मतलब है कि ए वाला जो है अपना आंसर सही है। ऐसे भी फॉर्मूले है, डायरेक्ट फॉर्मूला है Cr2SO4 के होल सीरीज, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर कितना? 4। प्राकृतिक रबर निम्न का बहुलक है। प्राकृतिक रबर जो होता है ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। रबर का पेड़ आप लोग देखिए, हम आपको लिखा देते हैं रबर के बारे में कुछ बातें, आप लोग नोट कीजिएगा, साथ में आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। रबर के बारे में हम आपको लिखा देते हैं, ठीक है? प्राकृतिक जो रबर होता है, प्राकृतिक रबर वो बहुत मुलायम होता है, क्योंकि ये तो दूध होता है, ये दूध होता है। ये पेड़ है रबर का, रबर के पेड़ का नाम लिख देते हैं आपको, रबर का पेड़। रबर का पेड़ का नाम आप लोग लिखिएगा हमारे साथे साथे, हेबिया ब्रासिलियस। हेबिया ब्रासिलिएसिस, ये रबर के पेड़ का नाम है। हालांकि और किस्म के रबर होते हैं, ये जो किस्म है ये अंजीर, क्या? अंजीर प्रजाति का है, अंजीर प्रजाति का रबर है। इसको क्या करते हैं? इसके जो तना होता है, स्टीम होता है, उसको छील देते हैं। पहला रात जाके छील दिए और नीचे क्या करते हैं? कटोरा चाहे कोई बर्तन लगा दिए और इसके दूध को इसके माध्यम से इसमें क्या करते हैं? गिराते हैं। अब ये दूध को क्या करते हैं? उठाकर ले आते हैं। उसमें प्राकृतिक रबर में हम लोग सल्फर मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? सल्फर, यानी S8 भाग मिलाते हैं इसमें, S8। जैसे सल्फर मिलाएंगे तो एक क्या होगा? मजबूत हो जाएगा। क्या करेगा? मजबूत हो जाएगा। तो रबर में सल्फर उसमें मजबूती प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है, ठीक है? बात समझ में आया? रबर के पेड़ का नाम है हेबिया ब्रासिलियंस, ये अंजीर प्रजाति का पेड़ है। हालांकि और भी प्रजाति के पेड़ से रबर मिलता है। ये जो रबर का दूध है ये लेटेक्स से प्राप्त हो रहा है, ठीक है? और यह दूध मुलायम होता है शुरुआत में, इसमें सल्फर मिलाकर इसको मजबूती प्रदान करते हैं और रबर का रूप देते हैं।
अपने देश में सबसे ज्यादा रबड़ जो होता है ये केरल राज्य में होता है। अपने देश की बात करें, भारत में सबसे ज्यादा रबड़ केरल में होता है। अगर विदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा रबड़ थाईलैंड में होता है। क्या होता है? थाईलैंड में। आप लोग लिख लीजिएगा नोट करके, भारत में सबसे ज्यादा रबड़ केरल में, जबकि विश्व में सबसे ज्यादा रबड़ थाईलैंड में होता है। क्या? चलिए आगे बढ़ जाए, बोलिए ना। रबर जो है एक प्रकार का वाणिज्यिक रोपण फसल है। अगर पूछेगा कि रबर किस प्रकार का फसल है, तो रबर वाणिज्यिक वाणिज्यिक रोपण फसल है। रोपण रोपण फसल। ये सवाल भी पूछा हुआ है कि बताइए इनमें से कौन वाणिज्यिक रोपण फसल है। जैसे पूछता है ना कि खरीफ फसल कौन है, रबी फसल कौन है, जायदाद फसल कौन है, उसी प्रकार से एक बार सवाल पूछ लिया गया था कि बताइए वाणिज्यिक रोपण फसल कौन है, तो ये रबर है। कौन है? रबर है। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, निम्न में से किस में कणों का आकार अधिरोधी, अधिरोधी का मतलब होता है, अच्छा देखिएगा गौर से, अधिरोधी है, अवरोधी नहीं है। अधिर मतलब होता है बढ़ते क्रम, क्या? बढ़ता हुआ आकार, क्या? बढ़ता हुआ। मतलब सबसे बड़ा आकार वास्तविक विलयन का होता है, वास्तविक विलयन से बड़ा कोलाइडी विलयन होता है, और कोलाइडी विलयन से बड़ा जो होता है निलंबन होता है। ये इसका सही है, ठीक है। सबसे छोटा आकार वास्तविक विलयन का, उससे बड़ा कोलाइडी विलयन का, और इससे बड़ा निलंबन का। चलिए आगे बढ़ जाए। सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन है, अभी अभी बताए थे कि नाभिकीय ईंधन जो है सूर्य में उपस्थित, अगर आप बात करो तो यह है हाइड्रोजन। सूर्य में, सूर्य की बात करें तो आप मेरे भाई आइए अब हम बताते हैं कुछ बातें। सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, और वो भी अनियंत्रित। किस प्रकार का? अनियंत्रित। इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। इसमें क्या होता है, तापमान अधिक मिलता है, तापमान अधिक मिलता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें ऊर्जा बहुत मिलता है, ऊर्जा अधिक मिलता है, ठीक है। ऊर्जा क्या होता है, अधिक मिलता है। आपको बता दे, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया करने के लिए सूर्य में दो चीजें होता है, एक होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जो है ये टूट कर हीलियम बनाता है। हाइड्रोजन क्या करता है, टूट कर हीलियम बनाता है। कोई दिक्कत? तो हाइड्रोजन से हीलियम निकलता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, याद रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य में नाभिकीय ईंधन के रूप में, सूर्य में नाभिकीय ईंधन के रूप में हाइड्रोजन होता है। ये आपका सही आंसर है। हीलियम नहीं होता है, यूरेनियम नहीं होता है, अल्फा कण तो बिल्कुल नहीं होता। इस पे तो सोचना भी नहीं। नोट कर लिए, बढ़े आगे। साथे साथे लिखिएगा, जाएगा नहीं। लड़के लोग भी साथे साथे लिखना। हाथ तेज चलाइए ना, आप कंपटीशन में बैठे हैं, अब लिखने का उम्र खत्म। अगर आप लिख रहे हैं तो आपसे बड़ा कोई बुर्बक नहीं है, क्योंकि लिखने का काम बोर्ड में होता है। कंपटीशन में सीधा सीधा मतलब डाउनलोड कीजिए, वहां लिखने के लिए कहेगा क्या, वहां तो 4 ऑप्शन भी देगा और उसमें से ढूंढना है आपको। फिर चलिए, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा, देखिए जैव मात्रा ऊर्जा में आपको मिलेगा, जैव मात्रा ऊर्जा में आपको मिलेगा लकड़ी, लकड़ी के बाद मिलेगा आपको गोबर, जिसको गोबर गैस कहते हैं, गोबर गैस। उसके बाद जो है कोयला। ये सब जैव मात्रा ईंधन है, यानी कि हाइड्रोजन नहीं होगा आंसर। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं, भविष्य का। हाइड्रोजन को क्या कहा गया है, भविष्य का ईंधन कहा गया। हाइड्रोजन एक आवारा तत्व है, इसको आवर्त सारणी में सबसे पहले बैठा दिया गया, क्योंकि ये इसका गुण किसी से मैच ही नहीं हो रहा था।
पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता है वह है। एक बात बताते हैं, देखिए, पदार्थ का सबसे छोटा कण, पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है परमाणु। और जो परमाणु होता है इस तत्व में होता है। और यौगिक का सबसे छोटा कण, यौगिक, यौगिक का सबसे छोटा कण होता है अणु। आप लोग जो है इसको भूल जाइएगा, हमको पता है, तो आपको हम लिखा देते हैं यह पदार्थ और यह यौगिक। आप लोग लिस्ट बना लीजिए, और न तो एग्जामिनेशन हॉल में जो है पदार्थ यौगिक में, यौगिक पदार्थ में घुस जाएगा, बाप बाप चिल्लाइएगा वहां, अयोग्य मयो मयोग्य मयो करेगा नहीं। तो पदार्थ में जो होता है, पदार्थ का सबसे छोटा कौन कौन होता है? परमाणु। और यौगिक का अणु, यौगिक का अणु। कोई दिक्कत किसी को है ना? चलिए अब एक बात बताते हैं जो बहुत जरूरी बात है। देखिए, तीन बातें होता है। एक होता है तत्व। तत्व जो होता है वो हमेशा अकेले होता है। कैसा होता है? अकेले अकेले। कैसा होता है? अकेले अकेले। अकेले अकेले जैसे आपका ये हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, सोडियम है, सोडियम है, आपको और बता दे सोडियम है, फिर आपको मैग्नीशियम है। ये सब तो अकेले अकेले है, ये सब जो है तत्व है। अगर आपको बता दे यौगिक, तो यौगिक जो है तत्वों से मिलकर बना है, तत्वों से मिलकर बना है। और इसका सूत्र होता है, क्या क्या होता है? का सूत्र होता जैसे H2O, CO2, CO, ये सब सूत्र है। ये क्या है? सूत्र है। ये क्या है? सूत्र है। अब मिश्र धातु की बात करते हैं। मिश्रण, तो ये क्या होता है? इसका सूत्र नहीं होता है, इसका सूत्र नहीं होता। एक बात आपको बता दें, जैसे देखिए आप लीजिए शरबत। तो शरबत जो है आपको पता है कि चीनी से और पानी से मिलकर बनल है, पता है ना? चीनी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या? C12H22O11। और पानी जानते हैं H2। लेकिन शरबत का फॉर्मूला कोई बताओ तो मानेंगे हम। ग्लूकोज का जानते हैं, चीनी का जानते हैं, पानी का जानते हैं, ये भी जानते हैं कि चीनी और पानी मिलकर जो है ये शरबत बनाएगा। लेकिन शरबत का फॉर्मूला नहीं जानते। तो जिसका फॉर्मूला नहीं है वो क्या है? मिश्रण। तत्व यौगिक जो होता है शुद्ध होता है। ये क्या होता है? शुद्ध होता है, शुद्ध। और मिश्रण जो होता है ये अशुद्ध होता है, अशुद्ध। ध्यान से लिखिए, तत्व और मिश्र यौगिक जो होता है शुद्ध पदार्थ होता है, और मिश्रण जो होता है यह अशुद्ध पदार्थ होता है। याद रहेगा? बढ़े आगे चलिए, इतनी बातें आपको जानना था। और जब चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाते हैं तो इसको और डिटेल करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का डिस्कशन है तो जितना हो पाएगा उतना ही दे पाएंगे। क्या चैप्टर बाय चैप्टर भी बैच स्टार्ट होने वाला है, चिंता नहीं कीजिए, छूटने दीजिए। थोड़ा सा मेरा मेंस है, हो जाने दीजिए, फिर चैप्टर बाय चैप्टर पूरा केमिस्ट्री करा देंगे। 2 महीना में केमिस्ट्री खत्म। अरे हम बोल रहे हैं ना 2 महीने केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बिना तो नौकरी भी नहीं होगा। केमिस्ट्री पूरे साइंस का सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट में से आई के मईयो तो वही बात फिर बाद में बोला, आए सर ये वाला सवाल जो था कैसे तो नहीं पूछ लेता घुमा के, तूने तो घुमा नहीं, और घुमा तो कोचिंगे कोचिंगे घुमा। तो कोचिंग कोचिंग घूमने से थोड़े होगा अच्छा, मतलब नहीं नहीं, हम कभी नहीं बोले, किसी भी टीचर के बारे में हम नहीं बोलते, मेरी ये धारणा नहीं रहा है, कभी नहीं बोलते। कभी हम ये नहीं कह सकते आपको
कि ये टीचर अच्छा है, वो खराब है, वो खराब है, ये अच्छा है। मेरे नज़र में सब अच्छे हैं, मेरे नज़र में सब अच्छे हैं। हम उस टीचर को खोज रहे हैं जो पोस्टर में ये लिखवा के चलते हैं कि 100% गारंटीड बैच, मतलब नौकरी ना हुआ तो पैसा वापस। अभी तक मेरा नौकरी नहीं हुआ है, जिस जिससे पढ़ते हैं कोई पैसा वापस नहीं किया हमको। तो 2-3 लाख रुपया हम खर्चा कर दिए इस सरकारी नौकरी की तैयारी में। टीचर के पास ऐसे तो फॉर्म भरने उड़ने में तो जाता ही जाता है, प्रत्येक महीना मतलब जो है 4,000-5,000 रुपया, मतलब जो है फॉर्म भरने से लेकर लाइब्रेरी लेकर मेरा अपना कॉपी किताब कलम कोर्स खरीदते खरीदते हो ही जाता है। और हाल में 5,000 रुपया का महीना मेरा डूबता है, और हाल में कितना बचाते तो 5,000 डूब ही जाता है। और जबकि घर से रह के तैयारी कर रहे हैं, ना रूम रेंट देना है, ना बिजली बिल देना है, ना खाने का पैसा, ये सब नहीं देना, फिर भी हमारा 5,000 चल जाता है। समझिए, आप लोग ऑफलाइन में 500 रुपया का महीना देकर सोचते हैं कि सफलता बैच आए, दिखवा देंगे सफलता बैच, हो जाएगा निर्वाण बैच, हो जाएगा, सफल हो जाएगा तब सफलता। ये टीचर जो लिखवा देता है कि 100% सफलता की गारंटी, ये सब ठीक नहीं है। क्यों लिखवाता है हमको ये समझ में नहीं आता है। नहीं सफल हो जाएगा तो पैसा आपस। पूरे बैच में 40 को 50 को लड़का रहता होगा हमको जहाँ तक लगता है, हालांकि पटना में तो 600-700 रहता है, उसमें से 40 को 50 को का नौकरी होता है, बाकी सबका पैसा आपस कहाँ करते हैं सर जी? करते हैं किसी का? तुम में से किसी का हुआ है? अरे तू तो पटना पटना से पढ़ के आया रे, हुआ है तुम्हारा? फिर पता नहीं काहे लिखवा देता है। तब ये सब मूर्ख बनाने का कला, शिक्षा को ना व्यापार बना दिया लोग। अब बच्चा भी इसको नहीं समझ रहा है, कभी कोचिंग कभी वो कोचिंग, ये फलाना सर जी के यहाँ से इसको नौकरी हुआ। नौकरी सर जी की वजह से नहीं हुआ है, नौकरी उसके मेहनत की वजह से हुआ। सर जी नौकरी दिला देंगे? कोई टीचर है जो लिख के कह देता है कि हम जो लिखा रहे वही एग्जाम में पूछेगा, तुम वही याद कर लेना, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है तुमको, घरे जाके हम 10 लाख रुपया का महीना देने के लिए उसको तैयार है, 10 लाख रुपया देने के लिए तैयार है, हम उसके बैच में पढ़ने के लिए भी तैयार है, और जो कहेगा याद करके सुना देंगे, हमको नौकरी चाहिए। इतना दिन कहला फालतू में इधर बउआ रहे हैं, दिन भर किताबें किताबें पढ़ रहे हैं हमारे, एकदम हाउ हाउ करके। एकदम जितना का महीना 5,000 का महीना मांगेंगे ना, 5,000 का महीना देंगे, लेकिन वो कह दे कि जो लिखाएंगे बोर्ड पर तुम कॉपी में उतार कर सुना दो और याद करके रखना, उससे बाहर नहीं पूछेगा और उससे बाहर तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं। तब लेकिन ये होता ही नहीं है। ये सब जो है लौका स के बिजनेस प्रॉपर्टीज कर दिया है, कैसू अपना घर चले, 40-50 हजार का महीना हो जाए। हाँ चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो 5 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। किस में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में। मतलब 5 ओम और 10 ओम श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो आपको पता है कि R1 प्लस R2 श्रेणी क्रम में होता है, टोटल कितना ओम हो गया? 15 ओम हुआ ना रे। और श्रेणी क्रम में जुड़ता है कोई चीज, तो आपको एक चीज बता देते हैं, कई बार बता चुके हैं, आप लोग नए नए हैं, अभी अभी आए हैं, तो लिख लीजिए। श्रेणी क्रम में जो होता है धारा समान होता है, धारा समान होता है, विभव अलग अलग होता है, विभव अलग अलग होता है। ऑफलाइन वाला जो बैच पढ़ के यहाँ से अभी छोड़े हैं लोग, ये सब बातें पढ़ा चुके हैं, और फ्री में 7-8 महीना मतलब जो है पढ़ाए है, और एक भी चीज की कंटेंट में कंपाइन नहीं किया। कोई दूसरा होता ना तो सोचता अरे फ्री में पढ़ाना, छोड़ो नहीं, छोड़ के ही पढ़ा देते, ये छोड़ के ही पढ़ा देते, ऐसा नहीं है। मेरे अंदर वो चीजें नहीं है, हम दोगलाई नहीं करते, गद्दारी नहीं करते, क्योंकि हम अपना इमेज खराब नहीं करना चाहेंगे। मेरे अंदर जो भी है सब ले जाओ, समझे? चलिए, तो श्रेणी क्रम में धारा समान होता है, विभव अलग अलग होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि दोनों प्रतिरोधक के बीच विभवांतर समान होगा। तो बिल्कुल ऐसा ही बात बोला है क्या? विभवांतर समान होगा? विभवांतर समान नहीं होगा, विभवांतर समान नहीं होगा, गलत है। दोनों प्रतिरोध में विभवांतर समान होगा नहीं, श्रेणी क्रम में जुटल है तो धारा समान होगा। और ये समांतर क्रम में जुटल होता तब विभव समान होता, समांतर क्रम में जुटा होता तब क्या होता है? धारा अलग अलग, धारा अलग अलग और विभव समान। मतलब ये आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। 5 ओम के प्रतिरोध के लिए विभवांतर 10 ओम के प्रतिरोध वाले का दुगना होगा? नहीं 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 नहीं, जिसका ज्यादा प्रतिरोध होगा उसका जो है विभव भी ज्यादा होगा।
मतलब हम लिख सकते हैं 10 ओम प्रतिरोध के लिए विभवांतर 5 ओम वाले प्रतिरोध से दुगना होगा। ये सही है, ठीक है। मतलब ये सही है, मतलब 4, तो ये सही है। और दोनों के बीच विभवांतर नहीं, यहाँ गलती है, इसको समान कर लीजिएगा, धारा नहीं, इसको ठीक कर लीजिए, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, विभव नहीं होगा, यहाँ होगा धारा, धारा समान होगा। तो 2 और 4 कहीं है ऑप्शन, 2 और 4 ऑप्शन ठीक कर लीजिए, ये चारों ऑप्शन नहीं होगा। आंसर क्या होगा, 2 और 4। या तो शायद क्वेश्चन में गलती था, बोर्ड के पूछा हुआ क्वेश्चन में गलती था शायद, क्योंकि क्वेश्चन ओरिजिनल छपा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, क्वेश्चन वही थे, विकल्प से सही है। लेकिन हम है ना, गलत होने ही नहीं देंगे सारे। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्योंकि समय बहुत अधिक हो रहा है। निम्न में से कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है? तो ये है बृहत सप्तऋषि। बृहत सप्तऋषि जो है अप्रैल महीना में बृहत सप्तऋषि है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 को स्टार है, इसलिए इसको सप्तऋषि कहा गया है, ठीक है। 7 को स्टार है, 7 स्टार इसको कहते हैं, 7 स्टार, इसलिए इसे बृहत सप्तऋषि कहा गया, ठीक है। तो ये जो है अप्रैल अप्रैल महीना में दिखाई पड़ता है तारामंडल में, ठीक है। चलिए अगला है, किसी आवृत्ति बारंबारता सारणी के किसी आवृत्ति बारंबारता सारणी के माध्यिका को आलेखीय विधि से निकालने की सहायता किया जाता है। ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन। चलिए ठीक है, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर होगा आवृत्ति वर्ग। आप लोग मैथ पढ़ते हैं ना, थोड़ा तो सूझा होगा क्वेश्चन, जो लोग मैथ पढ़ते हैं उनको तो आसान हो गया होगा। खैर चलिए, एक क्वेश्चन आपको मैथ से भी था। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, एक वस्तु है मेरे साथी, इसको क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। यहाँ जैसे ऊपर की ओर फेंकेंगे तो यहाँ इसका यू जो है 0 हो जाएगा, इसका भी जो है 0 हो जाएगा, और त्वरण जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये 3 चीज, मतलब यू भी 0, भी 0, काइनेटिक एनर्जी तक 0, क्योंकि जहां भी 0 वहां काइनेटिक एनर्जी 0, यानी काइनेटिक एनर्जी भी क्या, हाफ mv² बराबर में 0। स्थितिज ऊर्जा कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि यहाँ जाते ही थोड़ा देर के लिए स्थिर होगा, मतलब mgh जो होगा वो कुछ ना कुछ मतलब धनात्मक होगा, ठीक है। मतलब हम लिख सकते हैं कि शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। समझ गए तो लड़के लोग? चलिए कर लिए नोट, एकदम साथे साथे कीजिए। क्या कीजिएगा, टाइम नहीं रहता है ना मेरे पास, तो लोचा, फिर भी हम उतना देंगे जितना से एग्जामिनेशन हॉल में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लग रहा है आपका एनर्जी बूस्ट करके रखेंगे, हम कम नहीं देंगे। चलिए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनिए, समझिएगा आप सब आदमी। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, उत्तल मतलब प्लस, एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, अवतल लेंस मतलब इसका भी फोकस दूरी है, लेकिन अवतल लेंस है तो माइनस में फोकस दूरी होगा कितना, 20 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है, अक्षीय स्थिति में सटाकर रखा जाता है संयुक्त लेंस एक क्या है। जब इसको अगर ऐसा निकालना होगा तो आपको पावर निकालना पड़ेगा, पावर। ये पावर निकालने के लिए आप जानते हैं P बराबर 1/f होता है, 10th में पढ़े होंगे आप लोग। यानी P बराबर 1/f, f मतलब 10 गुने में 100, यानी आप लिख सकते हैं 10 डायोप्टर, ठीक ना। उसके बाद इसका अगर निकालते हैं तो इसका निकालते हैं तो आप फिर लिख सकते हैं 1 बराबर 1/f, यानी 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 1 बटा -20 गुने में 100, 20 पंचे 100, यानी कि -5 डायोप्टर। क्योंकि संयुक्त है तो संयुक्त में तो जुटता है,
संयुक्त लेंस जो है ये तो जुड़ता है, तो पहले 10 डायोप्टर था, अब 5 डायोप्टर हो गया, 10 में से 5 गया तो प्लस 5 डायोप्टर। अब प्लस जो है चिन्ह दर्शाएगा कि यह उत्तल लेंस के भांति काम करेगा। कैसा काम करेगा? प्लस उत्तल को दर्शाता है, माइनस अवतल को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्टिक्स चैप्टर तो बहुत बेहतरीन कर देंगे तुम लोग, फिर से पढ़ाएंगे। अभी अभी तुरंत पढ़ा के निकले हैं, तो अभी केमिस्ट्री पढ़ाने दो, पहले केमिस्ट्री पढ़ा देते हैं पूरा, उसके बाद फिर फिजिक्स पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, एकदम हाई लेवल तक पूरा नोमेरिकल साफ। ऐसे भी यूट्यूब पर भी नोमेरिकल कराने वाले हैं, और वहां से भी मदद मिलेगा, ऑफलाइन में तो आप लोग करोगे ही करोगे। अरे साइंस का क्वेश्चन बाउंस कर जाएगा तो हम मरना जाएंगे जहर खा के फिर किस काम के ही? देह पोसने के लिए थोड़े ना रखे हुए हैं, देह यूज करने के लिए रखे हुए हैं। बस कोई आदमी जो है अपने हालात के सामने घुटना मत टेकना, और किसी को भी थोड़ा सा भी फ्रस्ट्रेशन हो, लगे कि मेरा बूस्ट कम रहा है, मेरा रास्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा असफल लोगों को हम यही देखे हैं तो वो दिशा से भटक जाते हैं। अगर दिशा से भटक जाइएगा ना तो पार नहीं पाइएगा, ठीक ना? हाँ, तो सफलता में दिशा मायने रखता है। हमारा से ऊपर जो जो लड़का अभी तक सक्सेस किया है उस सबको देखे कि सही दिशा में था। अब मान लो कि हाजीपुर जाना है आपको, तो आप इधर की ओर ऑटो पकड़िएगा ना, उधर कर चल जाइएगा तो फिर ऑटो मुजफ्फरपुर चल जाएगा, हाजीपुर थोड़ा ना चल जाइएगा, कहीं ना कहीं जाइएगा। आप चल भी रहे हैं, ऑटो का पैसा भी दीजिएगा, लेकिन दिशा गलत है आपका, आप हाजीपुर नहीं पहुंचिएगा। तो इसमें दिशा बहुत जरूरी है, और ये काम करेगा टीचर जो जानकार है, वही आपको सही गाइडलाइन कर पाएगा, सब नहीं। अब बोलने के लिए क्या है, कोई भी कह देगा अरे क्या नौकरी नहीं चाहिए, पता है कहला 3 बार तो देख ले मोबाइल चलते चलता नौकरी नहीं चाहिए। देखा था मोबाइल चलाने से नौकरी नहीं होता है, नौकरी तो आजकल मोबाइल चलाने से हो रहा है। टेलीग्राम चैनल है, उसमें पूरा पीडीएफ आता है, उसको पढ़ना है। व्हाट्सएप पर पीडीएफ आता है, उसको पढ़ना है। यूट्यूब पर क्लास आता है, उसको पढ़ना है। एप्लीकेशन पर क्लास आता है, उसको पढ़ना है। क्या बात करते हैं? ट्विटर पर मैसेज आता है, करंट अफेयर्स उससे क्लियर होना है। इंस्टाग्राम पर थोड़ा बहुत रील वूल भी देख के नहीं, चलिए ठीक है। जब तनु एसएल अम्ल का लौह चूर्ण डाला जाता है, मतलब कि जब इस पर जो है Fe का चूर्ण डालेंगे HCl पर, तो हमको हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा, मतलब FeCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। एक बात हम आपको बता दें, अगर खाएंगे पनीर तो होगेंगे साग सब्जी, है ना? मतलब अगर इसमें जो है हाइड्रोजन जो गैस है, यहाँ हाइड्रोजन डाल रहे हैं, इस पर चूर्ण डाले हैं, तो हाइड्रोजन गैस ना निकलेगा, कोई दूसरा गैस कैसे निकल जाएगा? कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। पिए है पानी तो टॉयलेट के रूप में खून करेंगे, है ना? शरबत करेंगे नहीं ना? चलिए ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। बेलामेन कोशिकाओं की उपस्थिति लाक्षणिक होती है। तो बेलामेन कोशिका जो होती है एपीफाइट्स नामक पेड़ पर होता है, उसके जड़ में होता है। हम आपको बताते हैं क्या होता है, आराम से समझिएगा। ये एपीफाइट्स, आप लोग कॉपी कलम लेकर लिखिएगा तो साथ में। एपीफाइट्स क्या होता है? एपीफाइट्स मतलब होता है एपीफाइट्स, एपीफाइट्स का मतलब होता है पेड़ के ऊपर पेड़ उगेगा। जैसे हमारा घर, हम आते हैं रास्ते से, तो वहां एक पेड़ है पीपल का पेड़, उस पीपल के पेड़ के ऊपर जामुन के पेड़ उगल है। हम देख के आश्चर्य हो गया कि जा ये कैसे हो गया, पीपल के पेड़ के ऊपर जामुन के पेड़, और जामुन फौरल भी है, लड़का से चढ़ चढ़ के तोड़ के खा भी रहा है। हम समझ गए कि जरूर इसमें साइंस का कोई झोल है। इसका यह मतलब है कि कोई पेड़ है, मान लीजिए कि पेड़ है, सिमर का पेड़ है, देख लीजिए इस सिमर के पेड़ पर एक नया पेड़ उग गया, तो इसका जो जड़ होगा, ये जड़ जो होगा वो बेलामेन कोशिका का बना होगा, तब ऐसा हो सकता है, नहीं तो संभव नहीं है। और ये बेलामेन कोशिका क्या करेगा? ऑक्सीजन को टानेगा। ऑक्सीजन को क्या करेगा? टानेगा। ऑक्सीजन को क्या करेगा? टानेगा। तो एपीफाइट्स जो पेड़ होता है वो पेड़ के ऊपर पेड़ होता है, और उसमें बेलीमान कोशिका होता है जो वायवीय श्वसन तंत्र का भाग है और ऑक्सीजन को टानता है। अब आपको बताते हैं जीरोफाइट्स ये होता है। जीरोफाइट्स क्या होता है? इसका आंसर होगा ये। जीरोफाइट्स का मतलब कल बताए थे जीरोफाइट्स का क्वेश्चन, जो मरुस्थल में उगते हैं, जो पौधा मरुस्थल में उगते हैं, जो पौधा मरुस्थल में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? जीरोफाइट कहते हैं।
और इनका जो पत्ता होता है एकदम सुई की तरह होता है, एकदम सूल होता है, एकदम भोंका जाएगा भोंकूंगे। पिछला वीडियो देखिए, उसमें बहुत अच्छा से इसको समझाए थे, फिगर उगर सब लगा के दिखाए थे। हाइलोफाइट से होता है जो समुन्द्र में पेड़ उगता है, मतलब लवण में, समुद्री पेड़, समुद्री पेड़ पौधा। और समुद्र में आपको पता है कि सॉल्ट होता है, समुद्र में क्या होता है, सॉल्ट होता है। और सॉल्ट मतलब होता है नमक, और नमक जो है एक प्रकार का लवण है। क्या है, लवण है। तो इसको लवणीय पेड़ भी कहते हैं। हेलियोफाइट्स नहीं पता हमको, बढ़ जाए। जीरोफाइट्स जो मरुस्थल में उगते हैं, एपीफाइट्स पेड़ के ऊपर पेड़ उगते हैं, हेलोफाइट्स जो लवण में उगते हैं, यानी कि समुद्र में पेड़ उगते हैं, खारा जल में जो पेड़ उगते हैं। ये पेड़ देख सकते हैं, ये पेड़ के ऊपर, ये पेड़ है और पेड़ के ऊपर एगो पेड़ उग गया नया। आप लोग देखे होंगे आपके घर के आसपास पड़ोस में बहुत सारा पेड़ होगा। हमारा तो घर के जो दीवार है ना, उसमें ब्रह्म बाबा के पेड़ उग गया है। हर दिन तोड़ देते हैं पत्ता उत्ता 4-5 गो, फिर केनू से उग जाता है। हमें लगता है कि वो दीवार में ही होगा, मेरा घर गिर जाएगा। चलिए 15 के बाद सवाल नंबर 16। जी का मान, जी का मान जो होता है, जी का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इसकी खोज जो है हेनरी केवेंडिश किया था, हेनरी केवेंडिश। ध्यान से सुनना, आप लोग अधूरा जानते हो, केवेंडिश। इसका खोज, जी का खोज किया था हेनरी केवेंडिश, जबकि इसका जो मान है, ई वाला जो मान है, ये मान दिया था न्यूटन। कौन दिया था, न्यूटन। और जी का मान संसार में कहीं भी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। मतलब दुनिया के किसी कोना में जाइएगा जी का मान सेम रहेगा। इसका ये मतलब है कि इसका आंसर होने वाला है 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आंसर है। बढ़े आगे। एक वस्तु किसी ऊंचाई h से मुक्त रूप में गिर रही है, उसके लिए किस बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा। अच्छा, गतिज ऊर्जा का मान न्यूनतम कहाँ होगा। आपको कोई वस्तु नीचे की ओर गिर रहा है, ये वस्तु है नीचे की ओर गिर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कोई वस्तु नीचे की ओर गिरता है तो उसका वेग क्या होता है, बढ़ता है, वेग बढ़ता है। कोई वस्तु अगर नीचे की ओर गिरता है तो उसका वेग क्या होता है, बढ़ता है। आप ही ऐसे ऐसे कूदिए ना, अब ऊपर जाते हैं तो कम वेग रहता है, नीचे जाने के समय वेग ज्यादा हो जाता है, नहीं ज्यादा हो जाता है। इसका ये मतलब है कि वेग क्या होता है, बढ़ता है। और जब वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा क्या करेगा, बढ़ेगा। इसका ये मतलब है कि शुरुआत में वेग कम होगा, ताकि नीचे आएगा तो वेग ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ जो है गतिज ऊर्जा, मतलब सबसे लास्ट पर गतिज ऊर्जा अधिक, और सबसे शुरुआत में गतिज ऊर्जा यानी कि ए में गतिज ऊर्जा कम, गतिज ऊर्जा मतलब ए में गतिज ऊर्जा कम होगा और डी में गतिज ऊर्जा अधिकतम होगा। बढ़े आगे। कॉन्सेप्ट समझा पाए हम सही से, आप लोग समझ पाए, आप लोग लड़की लोग, किसी को कोई दिक्कत। चलिए ठीक। अगला सवाल है, एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। अगर रंगों में अंतर नहीं कर पाता है तो हमारे आंख में दो प्रकार की कोशिका होती है, एक होता है कोन्स और एक होता है रॉड। कोन्स जो होता है ना, ये कलर डिफेक्टिव होता है, मतलब रंग में अंतर नहीं कर पाता है। और कोन जो होता है, रॉड, रॉड जो होता है इमेज, प्रतिबिंब में अंतर नहीं कर पाता है, इमेज में अंतर नहीं कर पाता। आप रेलवे के ड्राइवर का जब साइको दीजिएगा पीटीएमएस निकाल के, तो आपका यह दोनों चेक होगा ज्यादातर कि आप सिग्नल का रंग सही से पकड़ पा रहे हैं कि ना, कि पीला है कि लाल है, ग्रीन है, क्योंकि उसमें तो सिग्नल का मेन काम है। और आपका ये भी चेक होगा इमेज का, इमेज का भी। ये दोनों कोशिका रेलवे के लिए, रेलवे के मेडिकल के लिए फिट होने के लिए बहुत जरूरी है। तो इसका आंसर होगा कोन्स। कोन्स कलर को डिपेंडेंट है। कॉर्निया क्या करते हैं हम लोग, दान में देते हैं, आंख का वो हिस्सा जो दान में देते हैं, कॉर्निया दान देते हैं। रॉड्स क्या करता है बता दिए है। पच्छावी पेशिया क्या करता है, इमेज को संयोजित करता है।
इमेज का समायोजन, इमेज का समायोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैं? ये क्वेश्चन है, आयुष देखो ना क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसके आगे क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर जो है ये, छोड़ दे। चलिए तो आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर कल नए सेट्स में। आज चूंकि क्वेश्चन लगा हुआ था लेकिन कोई वजह है, शायद पता नहीं क्या हुआ, तो बोर्ड काम नहीं कर रहा है, क्वेश्चन आगे वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है। मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वाचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग वीडियो को शेयर भी करते हैं, देखते भी हैं। अपना परिवार थोड़ा सा बढ़ाइए, क्योंकि परिवार का मेंबर जो है और जोड़िए, अपने अपने साथी को जोड़िए। हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आपको वो सारे चीज़ देंगे जो बाकी यूट्यूबर देता है, और एक बेहतरीन कंटेंट के साथ देंगे, क्योंकि हमें भी आपके पीछे का है। तो आप चिंता नहीं कीजिए, बेहतरीन चीज़ देंगे आपको, थोड़ा भी कमी नहीं करेंगे। बाकी चीज़ हवा बना के रखे हुए हैं, आप भीड़ देख के मत जाइए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भीड़ का वजह बनिए, ठीक ना। भीड़ देख के अरे वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, भीड़ लगा हुआ है तो और कुछ नहीं मिलेगा, वरना तो आपका नंबर तो और लेट से आएगा। नहीं तो आप आइए, जुटिए हमसे, और प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हमेशा स्वागत रहा है, रहेगा, और हम आपको पढ़ाते रहेंगे साइंस। ठीक है, चलिए करते हैं, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में सेट नंबर 10 में।